नमस्कार, समृद्धि न्यूज़ में आप सबका बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन्को सर्जन डॉक्टर आदित्य सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमारे कुछ सवाल हैं कैंसर बीमारी से जुड़े जो हम आपसे आपके ज़रिए दर्शकों को बताना चाहते हैं। सर, कैंसर क्या है? देखिए, कैंसर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जैसे हमारे शरीर में बच्चा है, छोटे से बड़ा होता है, बड़े से वृद्ध होता है, तो हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं जिनसे शरीर हमारा बना हुआ है, वो सेल्स हमारे शरीर में डायनेमिक होती हैं। हर सेल मरती है, नई सेल आती है, एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए नॉर्मल साइकिल होती है। इसी साइकिल में जब डिस्टर्बेंस होता है, कोई एक सेल बहुत ज़्यादा कोई एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है अपना, कोई सी भी सेल, जैसे मसल की सेल है, ज़्यादा मसल बना रहे अनवांटेड, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है, उनको चेक में रखती है। प्रोडक्शन और एलिमिनेशन एक चेक में रहता है, लेकिन अगर यही प्रोडक्शन या जिसका एलिमिनेशन होना वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है, तो ये धीरे धीरे चल के कैंसर का रूप ले सकता है। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं कैंसर क्या है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल था कि सर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर आज के टाइम पे क्या है? आज की डेट में अगर हम अपने देश में देखें, अपने स्टेट में देखें, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो कैंसर परेशान कर रहा है यहाँ पर, आपको एक ओरल कैविटी के कैंसर है और ब्रेस्ट का कैंसर है, और दूसरे महिलाओं में सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी और योनि के मुंह पर जो रास्ता होता है, जगह होती है, वहाँ का जो कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। सर, मेरा तीसरा सवाल था आपसे कि सबसे इस टाइम पे भारत में सबसे कॉमन कैंसर क्या है? कॉमन कैंसर जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और उसके अलावा सर्विक्स का कैंसर है। ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इंसिडेंस अगर देखा जाए, नए कैंसर ये सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और पहले तो सर्विक्स का कैंसर अपने यहाँ बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी उस कैंसर को भी पीछे छोड़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आगे आ चुका है। सर, चौथा सवाल था मेरा कि इस टाइम पे कैंसर के रिस्क फैक्टर्स सबसे मतलब कौन से हैं? कैंसर को बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे ओरल कैंसर के लिए ले लेते हैं, तो ओरल कैंसर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ओरल कैंसर में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और खैनी और सुपारी, कत्था, चूना, इन सब के मिक्सचर का जो इस्तेमाल होता है, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ओरल कैंसर के लिए, ओरल कैविटी के कैंसर के लिए। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि इसको ले करके रात में, खैनी एक हमारे यहाँ आती है, खैनी को रात में जीभ के नीचे, यहाँ पर जीभ के नीचे या लिप के पीछे, निचले वाले होठों के पीछे वो उसे दबा लेते हैं कि उसमें उसका सिक्रेशन उनको रात भर जो है लार से मिक्स होकर आता रहे और उन्हें एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ निकोटीन या जो भी वो लेना चाहते हैं, जो एडिक्शन बना लेते हैं, वो मिलता रहे। तो वो चीज़ लगातार हमारे मुंह में एक तरह से आप समझ लो कि जख्म टाइप का बनाती रहती है और वो हील नहीं हो पाता, तो वो डेवलप करता है आगे कैंसर में। इसी तरह अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखो, अच्छा ओरल कैंसर में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अल्कोहल भी साथ में एक टर्म है हमारे यहाँ एडिटिव और सिनर्जिस्टिक। तो अल्कोहल जो है सिनर्जिस्टिक काम करती है, इसका मतलब है कि दो आदमी मिलके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करते हो जैसे। तो अगर अल्कोहल के साथ आप ये सब सिगरेट स्मोकिंग और गुटखा, पान मसाला ये सब जो ले रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। ओरल कैविटी के साथ साथ आपके ये जो खाने की नली है, इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, उसके भी कैंसर इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे जो अल्कोहल और उसका सेवन कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में। उसके अलावा हमारा सेकंड में आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर है वो है किसी का महिला होना और उसकी बढ़ती उम्र। ये अपने आप में एज और उसका फीमेल होना ही सबसे बड़ा उसके लिए रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। उसके अलावा अब ये तो आप रोक नहीं सकते हो, ना ही एज, ना ही आप अपने आप को महिला होना। दूसरी चीज़ ये है कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं और कुछ हमारी लाइफस्टाइल भी होती है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना और ज़्यादा डाइट, एक्सरसाइज ये सब नहीं करना, ये सब भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल था आपसे कि ये कैंसर के उपाय क्या है, कैसे बचा जाए कैंसर से? देखिए, कैंसर जिस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, फिजिकली एक मरीज को प्रभावित करता है, उसके अलावा जब उसको बीमारी होती है तो उसके आसपास के जितने लोग रह रहे हैं, परिवार के लोग, फाइनेंशियली वो परेशान करता है ना। लोगों के मैंने घर खेत बिकते हुए देखे हैं कैंसर के इलाज में। और उसके अलावा एक आदमी के साथ उसकी बीवी, उसकी बहन और उनके भी जो अपने प्लान्स रहते हैं कि इनकी शादी करनी है, इनको पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें रुक जाती है। तो कैंसर एक ग्लोबल इफेक्ट डालता है, होता है एक आदमी को है लेकिन पूरे परिवार को
प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें जब कैंसर के उपचार के बारे में सोचना होगा तो हमें उस व्यक्ति के उपचार के ही विषय में नहीं सोचना होगा। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का इंटेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए। तो राइट फ्रॉम एजुकेशन कि कैंसर होने ही ना पाए, तो हमें शुरुआत करनी होगी प्रिवेंशन से। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि अगर हो जा रहा है, पहले तो जिनको हम रोक पा रहे हैं वो रोक लें। उसके अलावा अगर हो जा रहा है या जिनको होने की संभावना है उनको जल्दी से जल्दी पहचान लें, यानी कि कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही हम रोक लें, उसे पहचान कर उसका ट्रीटमेंट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बर्डन होगा हेल्थ केयर पे भी, मरीज पे भी, सब कुछ कम होगा। छोटी बीमारी होगी, जल्दी इलाज हो जाएगा, कम मेहनत लगेगी डॉक्टर के लिए भी, मरीज के लिए भी, फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, और जल्दी से जल्दी वो आदमी अपना बीमारी से इलाज खत्म करके पूरा अपना जीवन पाएगा और आके अपना काम धाम जो भी उसे करना है, घर परिवार को वो अपना बराबर मदद कर सकता है। इसको हम लोग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, वो काम वो कर सकता है। और तीसरा है कि अगर उपचार हो जाता है तो सही जगह पर उसका उपचार होना चाहिए। अगर उसे बीमारी हो जाती है तो उसका सही जगह पर उपचार होना चाहिए, कि ये नहीं कि आज यहाँ भटक रहा फिर वहाँ भटक रहा, ये नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके इस पर हम बातें करते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि ये कुछ लोग जो हैं जैसे गुटखा और सिगरेट का सेवन नहीं करते फिर भी उनको ओरल कैंसर हो जाता है, तो ये किस वजह से हो जाता है? देखिए, जो कुछ आप एक्सटर्नल जिसमें फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं उसके बाद ही उनको कैंसर होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सेल्स डिवाइड करते हैं शरीर में, हमेशा एक सेल डिवाइड करके जब दूसरी सेल बनती है तो जो उनके अंदर का डीएनए होता है वो भी डिवाइड करता है। उनके अंदर जब वो डीएनए डिवाइड करता है हमेशा म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। कई बार उनमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो डीएनए अगर 1 से 2 बन रहा है, आप ये समझ लो कि इस हाथ का दूसरा मिरर इमेज बन रही है, तो हमेशा गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा सेम मिरर इमेज बन जाए। तो छोटी मोटी अगर उसमें एरर्स होती हैं जो लाइट से कंपैटिबल होती हैं तब तो कुछ नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई उसमें सेल जो है कार्सिनोजेनिक बन जाती है और वो आगे चल के डेवलप कर लेती है, अगर शरीर का इम्यून सिस्टम उसे खत्म नहीं कर पाता है तो ऐसे हो जाता है नया कैंसर। सो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ है। जैसे देखिए, प्रिवेंशन के लिए हमारे पास जो है हम लोग उसका प्रिवेंशन लार्ज स्केल पे करते हैं, उसके लिए बोलते हैं स्क्रीनिंग। हम लोग पहले स्क्रीनिंग करवाते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन तो देखिए एक आपके अपने स्तर पर हो गया कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, आप अल्कोहल कट डाउन करो, आप गुटखा तंबाकू मसाला ओरल कैविटी के लिए नहीं खाओ। और दूसरा है जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए सेफ सेक्सुअल बिहेवियर आपको अपनाना है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने हैं। सर मेरा एक और सवाल था कि आज के टाइम पे लोगों के दिमागों में ये मिथ है कि कैंसर का इलाज जो है वो इतना महंगा है कि आम जनता उसका इलाज नहीं करवा पा रही है। तो सर क्या कैंसर का इलाज वाकई में इतना महंगा है? देखिए, कैंसर का इलाज महंगा अगर आप इस तरह से कहेंगे तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमारे आज जो है आयुष्मान योजना है जिसमें आपको 5 लाख तक का उपचार मिलता है, लगभग सारे कैंसर का इलाज हो जाता है। तो महंगा मत कहिए। हाँ ठीक है, अब आप अस्पताल अगर ऐसा चूज करेंगे तो कहीं महंगा हो भी सकता है, वो तो व्यक्ति के अफोर्डेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए। लेकिन इन जनरल अगर आप बात करो तो नहीं, इलाज महंगा नहीं है। आपको जो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो, आयुष्मान कार्ड के लगता है हर जगह चलता है। आयुष्मान से इलाज होता है। बाकी कैंसर का इलाज महंगा नहीं है। कैंसर का इलाज लंबा जरूर है। लंबा होने की वजह से आपको लग सकता है कि महंगा है। लंबा इसलिए है कि इसके इलाज में कई बार पहले सर्जरी होती है, फिर हो सकता है कीमोथेरेपी हो, फिर हो सकता है रेडियोथेरेपी हो, या इनके क्रम बीमारी की जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। कई बार पहले रेडियो देना पड़ता है, फिर सर्जरी होती है, या कई दफा पहले सर्जरी करके फिर रेडियो देना होता है, या कई दफा पहले कीमो करके कैंसर को हम थोड़ा छोटा करते हैं। वो शरीर के किस हिस्से का कैंसर है और जिस मरीज को कैंसर है उसकी क्या स्थिति है, वो सबके हिसाब से जो है फिर वो डिसाइड होता है, इसलिए लंबा चलता है। कई बार हमें मरीज को हार्मोनल थेरेपी पे या टारगेट थेरेपी पे रखना होता है तो साल 2 साल 10 साल तक भी इलाज चल सकता है। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मिथ ये है कि आदमी ये सुनते ही घबरा जाता है कि कैंसर हो गया अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो सब बर्बाद है, सब खत्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अंतिम स्टेज में अगर आप आ रहे हैं तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप शुरुआती स्टेज में आ रहे हैं कैंसर के, आप थोड़ी सी भी जागरूकता दिखाएंगे, थोड़ी सी गांठ हुई, छोटी सी गांठ है, जैसे हमारा मुंह है, मुंह में अल्सर कभी नहीं होता है। अगर एक एबनॉर्मल अल्सर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा रह रहा है तो आप तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं, कैंसर सर्जन से मिले, वो देखेंगे और बताएंगे। तो अगर इस तरह से आप जल्दी से इलाज करा लेते हैं, या ब्रेस्ट में आपको नन्ही सी मटर भर की गांठ या छोटी सी भी गांठ मिल जाती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। मुझे पूछनी थी, जो
आप जो गांठ के बारे में बता रहे हैं, तो क्या वो गांठ में पेन होना जरूरी है? क्या वो अगर नॉर्मल गांठ है तो क्या वो कैंसर का कंसिडर किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर कई बारी पेनलेस होता है, कई बारी पेनलेस होता है। जी। इसके साथ यही दिक्कत है कि ये पेनलेस होता है, ब्रेस्ट में खास करके ब्रेस्ट की गांठ एक पेनलेस हो जाती है। तो आपको लगता, आप मरीज जो है लापरवाही करता है, उसको लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, जब फुर्सत होगी सर तब भविष्य दिखाएंगे। में वो कुछ हाँ बिल्कुल, भविष्य में पेन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पेनलेस होगा, लेकिन शुरुआत में प्रायः कैंसर पेनलेस होते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी असामान्य शरीर में आपके गांठ दिख रही है, चकत्ता दिख रहा है, स्किन पे कोई कलर चेंज हो रहा है, या जैसे आपके ये तिल होते हैं, तिलों की संख्या अचानक से बढ़ रही है, या किसी तिल के रूप रंग में परिवर्तन हो रहा है, या फिर कभी खांसी में खून आ रहा है, जो भी सामान्य से हटकर है। नॉर्मल आपको खांसी में कभी खून नहीं आता है, नॉर्मल आपको पेशाब में कभी खून नहीं आता, नॉर्मल आपको लैट्रिन पॉटी में कभी खून नहीं आता है, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो समथिंग इज सीरियस। तो आपको उसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। खांसी में खून आता, लंबे समय तक खांसी आ रही, भाई सर्दी जुकाम हुआ हफ्ते भर में आप ठीक हो जाते हो, लेकिन आपको 2 महीने से खांसी आ रही है, तो या तो आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिखा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस होती है। उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, वो क्लिनिशियन आपका समझेगा, हो सकता है लंग कैंसर हो। लंग कैंसर भी हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है। अब तो पहले था कि 50, 60, 70 में मिलता था, अब तो 20, 21 साल में मिल रहा है, उनको मिल रहा है जो कभी सिगरेट नहीं पिए हुए हैं। तो कोई भी चीज अगर असामान्य है शरीर में तो आपको दिखाना चाहिए। और सर आज के टाइम पे मैंने खुद देखा है लोगों को कि मतलब वो कैंसर से इतने ज्यादा परेशान है, उन्होंने अपना ऑपरेशन भी करवाया, उसके बाद भी आज के टाइम पे लोगों के मिथ है कि अगर ऑपरेशन एक बार हो चुका है, अगर आप एक बार सर्जरी हो चुकी है आपकी, तो क्या आप दोबारा उसका कोई इलाज नहीं है अगर वो एकदम सीवियर कंडीशन में दोबारा आ जाए? नहीं, देखिए हर कैंसर का हर व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा होगा ये थोड़ा अलग अलग होता है। और सभी जैसे आपका, जहां तक मैं आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ, आपका कहना यह है कि एक बारी हमने पूरी सर्जरी वगैरह करा ली, दोबारा से फिर से क्या हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। और अगर हो गया है तो क्या वो ठीक? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। दोबारा अगर हो गया तो फिर से ठीक होने की पूरी उम्मीद है, फिर से ठीक होने की पूरी उम्मीद है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको 2 काम करना है, एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, और दूसरे सही समय पर त्वरित गति से आपको अपने क्लिनिशियन से मिलना है। अगर सही देखिए, ऐसे सही तरीके से अगर सर्जरी हो रही है, अगर कॉम्पिटेंट आदमी कर रहा है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अगर कैंसर की सर्जरी प्रॉपर तरीके से हो रही है, फिर आपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से रेडिएशन और कीमोथेरेपी वगैरह सब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है जिससे भी ले लिया, आपने कंप्लीट कर लिया ट्रीटमेंट, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको दोबारा कैंसर हो वहां का। लेकिन चूंकि शरीर है, शरीर के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हो सकता है। ये देखिए सिंपल सी बात है, ये वैसे ही जैसे किसी को पेशाब में पित्त की थैली में पथरी बनती है या गुर्दे में पथरी बनती है, तो एक बारी पथरी निकल जाती है तो क्या दोबारा नहीं हो जाती? हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो बस वैसे ही है। सर एक बहुत ही कॉमन जो एक कीमो वर्ड है, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, कीमो सुनने के बाद और शिकायत दोनों चीज पे मैं बताऊंगा। कीमो सुन के परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल काम्बिफ्लाम खाते हो, वो भी अपने आप में केमिकल है, एक केमिकल है, वो भी इब्रुफेन खाते हो आप, बिकासोल खाते हो, जो भी आपकी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, आप विक्स भी अगर एक गोली खा रहे हो तो वो भी एक कीमो है, समझ रहे हैं? एक केमिकल है वो। लेकिन हम जब कीमोथेरेपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फोकस होता है बेसिकली वो केमिकल जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो भी एक दवा है, जैसे ये दवाइयां हैं वैसे वो भी एक दवा है, बशर्ते उनका काम फिक्स है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए वो बनाई गई है, उनका डेवलपमेंट और उनका प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है। उस ग्रुप को हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमो मतलब केमिकल से किया जाने वाला उपचार, तो वो भी एक केमिकल है। हाँ, ये है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल दवाओं के होते हैं वैसे भी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि कीमोथेरेपी की दवाएं आपके शब्दों में कहा जाए तो स्ट्रांग होती हैं, उनके अंदर एक सेल को मारने की क्षमता होती है। तो जब वो बुरे सेल को मार रही होती हैं तो कुछ असर जरूर शरीर के नॉर्मल सेल्स पर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे कराना नहीं है, वो आपको कराना है, क्योंकि वो इसी तरह से डिजाइन करी गई है। और उसके साथ में जो आपके कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर साहब होंगे वो इसी तरह से उसको प्लान करते हैं कि जो भी आपके शरीर पे साइड इफेक्ट आता है वो थोड़े दिनों में मैनेज हो जाता है। सर इतने कैंसर्स के बारे में आपने में बताया, सर एक और कैंसर है जो जिसे बोन कैंसर कहते हैं। जी बिल्कुल। सर बोन कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बोन कैंसर, देखिए बोन हड्डियों में जो कैंसर होता है ना, वो बोन कैंसर जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें कई बारी जो मरीज प्रेजेंट करता है पेन के साथ प्रेजेंट करता है।
अचानक से आपके हड्डी में दर्द कहीं पर होगा, या फिर जो है एक उभार सा आपको लगेगा, गांठ सी लगने लगेगी। तो इस तरह से हमें बोन कैंसर के बारे में पता चलता है जो मरीज हमारे पास लेके आता है। आपको घर पे ऐसे ही पता चलेगा कि हमारे ये हाथ में कोई यहाँ पर कुछ कड़ा सा होना शुरू हो गया, कुछ टाइट हो गया है, या यहाँ हल्का हल्का दर्द रह रहा है। तो इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। मैंने बताया एक चीज केवल आपको याद रखनी है, कुछ भी आपके शरीर में असामान्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, अगर वैसा है तो आप कृपया इसे दिखा लें। अगर अनावश्यक आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं तो भी आप दिखाइए, क्योंकि धड़कनें सामान्यतः नहीं बढ़ती हैं जी सर। जब तक आप दौड़ते नहीं हो, लेकिन आप बैठे हो, आपको दिल की धड़कन महसूस हो रही है तो आपको दिखाना चाहिए। तब आपको पता चलता हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या आपको दिल की बीमारी हो। तो कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसे बेजा मत छोड़ें, आप उसे दिखाएं। ये तो हो गया सिंपल प्रिवेंशन की हम ऐसा कर सकते हैं, डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमारे हाथ में है। दूसरा ये है कि हम रेगुलर स्क्रीनिंग में जा सकते हैं। जो कैंसर सबसे ज्यादा होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया स्क्रीनिंग के लिए। इसमें क्या करना होता है, छोटी सी जांच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैमोग्राम। मैमोग्राम में आपके स्तनों का एक्सरे लिया जाता है, सिंपल सा, बहुत ही लो डोज पे एक्सरे होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती है। 2 साल में एक बार लेना होता है और ये आप 40 साल के बाद शुरू कर सकते हो। 40 से 45 साल के आसपास में इसको हम लोग जनरली शुरू करवा देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है तो हम बहुत स्ट्रिक्टली नहीं शुरू कर पाते हैं, लेकिन 40 के बाद इसको शुरू कर देना चाहिए। और 44-45 के बाद तो निश्चित ही रूप से हर 2 साल में एक छोटा सा एक्सरे आपको कराना है, जिसको एक्सरे मैमोग्राम बोलते हैं। और रेगुलर क्लिनिशियन चेकअप। उसके अलावा आप खुद से भी घर पे, जैसे पेशेंट, जैसे कोई भी लेडी है, नहाते वक्त, कपड़े बदलते वक्त, एक चीज होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसके छोटे छोटे तरीके होते हैं, वो बाद में हम आपको डिटेल में बता देंगे, वो आप कर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी छोटी सी भी गांठ या कुछ पता लगती है तो आप तुरंत उसको अपने नजदीकी क्लिनिशियन के पास जाके दिखा सकते हो। आप अपने फैमिली फिजिशियन को बताओ, वो फिर आगे बढ़ा देगा, या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताओ, या फिर आपके पास में अगर कैंसर सर्जन अवेलेबल है तो आप कैंसर सर्जन को दिखा सकते हैं। स्क्रीनिंग करने से आपको फायदा ये रहेगा कि आपके पास साल दर साल आपके ब्रेस्ट का एक रिकॉर्ड होता है, तो उसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन हो रहा होता है तो हमें वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाता है। उसी प्रकार सर्विक्स के कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग करी जाती है। सर्विक्स के कैंसर में ऐसा पाया गया है कि एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ज्यादातर सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ही एसोसिएटेड होते हैं, और ये वायरस अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर से ही फैलता है। और इसकी वैक्सीन भी आज अवेलेबल है हमारे यहाँ। सर्वारिक्स और गर्डासिल के नाम से मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि 9 से 26 साल की महिलाओं को लगाया जाता है। 9 वर्ष की बच्ची हो या 26 साल की, और उतनी की रेंज में आप इस वैक्सीन को हम लोग रिकमेंड करते हैं कैंसर से बचने के लगाने के लिए। 2 डोज लगती है, आपको बता दूंगा, 9 से 15 साल के लिए, और 15 से 26 में 3 खुराक लगती है। सस्ती वैक्सीन है, सबको लगवाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है तो लोग लगवा नहीं रहे हैं। जबकि ये कैंसर इतना डेडली है कि हो जाता है तो मरीज बहुत परेशान होता है फिलहाल। अच्छा, उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा टेस्ट है, बहुत इजी, पेनलेस, बिल्कुल ऑफिस बेस प्रोसीजर है, बिल्कुल उसमें मेहनत कोई नहीं लगनी है, ना मरीज को कोई दिक्कत, ना हेल्थ केयर पे। उसको हम लोग बोलते हैं पैप स्मीयर टेस्टिंग। पैप स्मीयर टेस्टिंग आप जो है 21 साल के बाद जो है शुरू कर सकते हैं, और डीएनए की टेस्टिंग आप जो है उसमें HPV डीएनए की 30 साल के बाद शुरू किया जाता है। तो ये छोटे छोटे टेस्ट हैं जो हमें आपको करा लेना चाहिए, और इससे जो मेजर कैंसर है जो ज्यादा होता है वो पता लग जाता है इससे। जी सर। ऐसे है। सर एक क्वेश्चन और था कि जो बायोप्सी टेस्ट जिसे कहते हैं, जो ओरल जांच के लिए, ओरल कैंसर के लिए या कहीं के भी कैंसर के लिए जब हम लोग ट्रीटमेंट प्लान शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि हम इस कैंसर को ये कैसे जानेंगे या कौन सा कैंसर, या कोई भी गांठ अगर कैंसर है तो किस प्रकार का कैंसर है। क्योंकि देखिए कैंसर के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, जितनी प्रकार के शरीर में सेल्स हैं उतने प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, उतनी जगह से ओरिजिन हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार का कैंसर है। तो आपका क्लिनिशियन, आपका जो सर्जन है, हमको सर्जन है, वो हमेशा ये बोलेगा बायोप्सी के लिए। कुछ 1-2 बीमारियों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे महिलाओं में एक ओवरी का कैंसर होता है, उसमें शुरुआत में हम लोग बायोप्सी नहीं करते हैं, अर्ली स्टेजेज में उसमें बायोप्सी नहीं करी जा सकती है। उसके अलावा पित्त का कैंसर है, उसकी भी अर्ली स्टेजेज में बायोप्सी नहीं करना चाहिए। और फिर अगर पुरुषों में देखा जाए तो टेस्टिस का कैंसर है, इसमें भी अर्ली स्टेजेज में बायोप्सी नहीं कर सकते। अर्ली स्टेजेस में इसमें कैंसर के फैलने का डर होता है, लेकिन इनके भी अगर एडवांस स्टेजेज होती हैं तो
बायोप्सी करी जाती है। इसके अलावा लगभग सारे सर बायोप्सी कितनी सेफ है, मतलब बायोप्सी पूरी तरीके से सेफ है। आज के टाइम पे लोग अवॉइड करते हैं वही कि आपको सुई की हाँ, जांच वही आपको करवाने बताना से। चाह रहा हूँ कि जी। आप ये 3 बीमारियों को अगर छोड़ जी। दें, ओवरी को, टेस्टिस को और गॉल ब्लैडर को, जो कि आपकी शुरुआती स्टेज के हो, बाकी सब में आपको बायोप्सी कराने से कोई इशू नहीं है। बायोप्सी लोकल, जिसको आप लोग बोलते हैं शून्य की दवा देकर के आराम से करी जाती है। कई बार हमें शून्य की दवा भी नहीं देनी पड़ती है, पेनलेस प्रोसीजर है, आराम से बायोप्सी हो जाती है और हमें हफ्ते भर में उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं और उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये एक मिथ है लोगों में कि बायोप्सी करने से, या हम अगर कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनके पुराने पर्चों में लिखा होता है कि बायोप्सी कराना, हम उनसे पूछते हैं क्यों नहीं कराया भाई, तो उन्होंने बोला कि अरे वो गाँव में बता दिए कि उसमें सुई लगेगी तो और बढ़ जाएगा। जी। तो वो बढ़ता नहीं है, नहीं तो होगा ये तो safe है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बशर्ते ये किसी जो है स्पेशलिस्ट कॉम्पिटेंट व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। जी। सर आप दर्शकों को मतलब कैसे एक लाइन में मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे कैंसर से टेक होम बचाएं? मैसेज, जी। टेक होम मैसेज हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सबसे पहले अगर, जैसा मैंने बताया, कुछ भी असामान्य है तो आप अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलें। और कैंसर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी इसको आप पकड़ सकते हैं उतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट होगा और उतना ही ज्यादा आपका जीवन कैंसर फ्री रहेगा। तो अर्ली डायग्नोसिस आपको करनी है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप एक तो खान पान पे ध्यान रखें, लाइफस्टाइल सही रखें, एक्सरसाइज करें, तंबाकू, अल्कोहल, इन चीजों से दूरी रखें, तेल मसाले का सेवन कम करें, स्वादानुसार केवल करें, बहुत ज्यादा नहीं कि डेली आप खा रहे हैं। और दूसरा, कुछ भी अगर आपको होता, कहीं पे कोई गांठ, 3 हफ्ते से ज्यादा मुंह में छाला या शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ, कहीं असामान्य, कहीं खून का आना, या फिर महिलाओं में जैसे होता है महीने के बीच में खून का आना, या महीना बंद हो जाने के बाद 40-50 की उम्र में जब बंद हो जाता है उसके बाद जब उनको दोबारा खून का आना, या पेट में सूजन होना, या लेट्रिन के रास्ते खून, ऐसा कुछ भी आता है तो आप तुरंत अपने नजदीकी कैंसर सर्जन से सलाह लें। सर समृद्धि न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।